नमस्ते, वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, मेक्सिको की भूतनी ला योरोना। हाँ, ला योरोना, द वीपिंग वुमन। ये नाम सुनते ही पता है थोड़ी एक सिहरन सी होती है। हाँ बिल्कुल, ला योरोना मतलब रोने वाली औरत। एग्जैक्टली। और ये कहानी कोई आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। स्पेशली लैटिन अमेरिका में और मैक्सिकन अमेरिकन कम्युनिटीज में तो ये मतलब कल्चर का हिस्सा है। मैंने भी सुना है इसके बारे में। कहते हैं ये एक आत्मा है जो नदियों के किनारे भटकती है, हमेशा रोती रहती है अपने खोए हुए बच्चों के लिए। हाँ, और इसका रोना सुनना, वो भी रात के अंधेरे में, अच्छा नहीं माना जाता। अशुभ मानते हैं उसको, अ बैड ओमन। डरावना है। बिल्कुल। और देखो, ये सिर्फ एक डरावनी भूत की कहानी नहीं है। इसके पीछे हिस्ट्री है, इसमें माइथोलॉजी घुली हुई है, सोशल कमेंट्री है, बहुत कुछ है। अच्छा। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे इसी की तह तक जाने की, कौन है ये ला लोरोना असल में, कहाँ से आई ये कहानी, इतने सारे अलग अलग वर्जन्स क्यों हैं इसके। और सबसे बड़ा सवाल, आज भी लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या इसमें कुछ और भी है, कोई सच्चाई? चलो पता लगाते हैं। लेट्स अनपैक दिस। तो शुरू कहाँ से करें? सबसे आम कहानी से। हाँ, वही जो सबसे ज्यादा सुनाई जाती है, मारिया की कहानी, है ना? हाँ, मारिया। ज्यादातर कहानियां इसी नाम से शुरू होती हैं। कहते हैं मारिया अपने गांव की मतलब सबसे खूबसूरत लड़की थी, बेइंतहा खूबसूरत। और शायद उसे इस बात का अंदाजा भी था। अंदाजा? अरे उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर था, प्राइड था, वैनिटी थी। अच्छा, तो ये एंगल भी है शुरू से ही। इंटरेस्टिंग। तो फिर? तो उसने तय कर लिया था कि वो शादी करेगी तो किसी ऐरे गहरे से नहीं। उसके स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे थे। उसे चाहिए था कोई खास। हाँ, कोई बहुत अमीर, बहुत हैंडसम। और उसकी नजर थी एक डैशिंग रैंचेरो पर। मतलब बड़े फार्म या रांच का मालिक। और क्या उसे वैसा कोई मिला? ऐसी कहानियों में अक्सर शुरू में तो मिल ही जाता है। हाँ, किस्मत अच्छी थी उसकी। एक अमीर और हैंडसम रांचेरो उसके गांव आया। उसने मारिया को देखा और बस पहली नजर में ही दीवाना हो गया। He was completely smitten. लेकिन मारिया ने फौरन हाँ नहीं की होगी, है ना? अगर उसे इतना गुरूर था। Exactly. कहाँ इतनी आसानी से। उसने उस रांचेरे को खूब इंतजार कराया, खूब भाव खाए। वो आदमी उसके लिए तोहफे लाता, गिटार बजाकर गाने गाता, सेरेनेड करता था। वाओ। हाँ, लेकिन मारिया ऐसे बर्ताव करती जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इग्नोर करती थी, थोड़ा एटीट्यूड। क्लासिक हार्ड टू गेट। और ये काम कर गया होगा। बिल्कुल। रांचेरो का ऑब्सेशन और बढ़ गया। वो उसके पीछे पागल हो गया और आखिरकार मारिया ने शादी के लिए हाँ कर दी। चलो, शादी तो हो गई। हाँ, शादी हो गई। उनके 2 प्यारे बच्चे भी हुए। और शुरू में सब बिल्कुल परफेक्ट था। मारिया को लगा, वाह, जो चाहा वो पा लिया। अमीर पति, खूबसूरत बच्चे, अच्छी जिंदगी, एवरीथिंग सीम्ड परफेक्ट। लेकिन यहाँ एक लेकिन जरूर होगा। ऐसी कहानियों में हैप्पीली एवर आफ्टर कहाँ टिकता है? कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। हाँ, गड़बड़ शुरू हुई जब पति का मन भरने लगा। वो रैंचेरो जो कभी उसके पीछे दीवाना था, अब बदलने लगा। उसका वो वाइल्ड स्पिरिट जो शादी के बाद दब गया था, वो फिर से जाग उठा। मतलब क्या करने लगा वो? वो फिर से अपने पुराने बैचलर वाले दिनों में लौट गया। महीनों महीनों तक गायब रहता। कभी घोड़े दौड़ाने निकल जाता, कभी दोस्तों के साथ पार्टी करने। और मारिया घर पे अकेली? हाँ, और जब वो लौटता भी था तो कहते हैं सिर्फ अपने बच्चों से मिलने आता था। बच्चों से खेलता, उन्हें प्यार करता, पर मारिया को पूरी तरह नजरअंदाज, जैसे वो है ही नहीं कमरे में, कंप्लीटली इग्नोर्ड। ओह, ये तो बहुत बुरा है। पब्लिक में भी ऐसा करता था? हर जगह। और बातें भी उड़ने लगी थीं। रूमर्स मारिया के कानों तक पहुंचने लगे थे कि उसका पति उसे छोड़कर अपनी क्लास की किसी अमीर औरत से शादी करने की सोच रहा है। ओह, ये तो मतलब बिट्रेयल का डर। पहले इतना प्यार, अटेंशन, और अब ये सब। उसकी दिमागी हालत क्या होगी? सोचो जरा। और फिर आई वो रात, वो कयामत की रात जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, बताओ। एक शाम मारिया अपने बच्चों के साथ नदी किनारे टहल रही थी, शायद बच्चों का मन बहलाने या खुद अपने गम में डूबी हुई। तभी उसने देखा उसका पति एक शानदार बग्घी में वहां से गुजरा। अकेला? या नहीं। उसके साथ एक और औरत बैठी थी, बेहद खूबसूरत, महंगे कपड़ों में, साफ दिख रहा था कि अमीर घर की है। और रेंचेरो ने? रेंचेरो रुका, उसने बग्घी रोकी, अपने बच्चों को देखा, मुस्कुराया, उनसे बातें की, प्यार जताया,
लेकिन मारिया की तरफ एक नजर तक नहीं डाली, एज इफ शी वॉज इनविजिबल। हवा समझ लिया उसे। वहीं बच्चों के सामने? ओह गॉड, ये तो हद हो गई। मतलब पब्लिक ह्यूमिलिएशन अपने ही पति से किसी और औरत के लिए। उसका क्या रिएक्शन हुआ होगा? रिजेक्शन, उसके सारे डर सच साबित हो गए। इट जस्ट ब्रोक हर। सारा प्यार, सारी खूबसूरती, सब बेकार लगा। जबरदस्त गुस्सा, जलन, दुख, ये सारे इमोशंस एक साथ उस पर हावी हो गए। एक अंधा गुस्सा, ब्लाइंड रेज। और उस गुस्से में उसने, हाँ, उस पागलपन में, उस अंधे गुस्से में उसने अपना बदला लिया, अपने ही बच्चों से। ये सोचना भी भयानक है। उसने क्या किया? उसने अपने बच्चों को पकड़ा और एक एक करके नदी की तेज धार में फेंक दिया। नहीं। जैसे ही पानी में छपाक की आवाज हुई, जैसे ही बच्चे आंखों से ओझल हुए, एकदम से उसे होश आया। द हॉरिफाइंग रियलिटी कि उसने क्या कर दिया है, उसे हिट किया। ओह नहीं। वो चीखी, पागलों की तरह चीखी, आए मिस इखोस, आए मिस इखोस, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे। वो उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद पड़ी, उन्हें ढूंढने लगी, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज था। बच्चे बह चुके थे, हमेशा के लिए। दे वर गॉन। और मारिया का क्या हुआ? अगली सुबह गांव वालों को मारिया की लाश मिली नदी के किनारे। कुछ कहते हैं वो बच्चों को ढूंढते ढूंढते डूब गई, कुछ कहते हैं शर्म और दुख से ही मर गई। उसे वहीं नदी के पास दफना दिया गया। कहते हैं उसने वही सफेद कपड़े पहने हुए थे जो उस रात पहने थे। और तभी से वो लाल लरोना बन गई, रोने वाली औरत। हाँ, तभी से उसकी आत्मा, उसकी बेचैन रूह, ला लोरोना, उसी नदी के किनारे भटक रही है, हमेशा अपने बच्चों को पुकारती हुई, रोती हुई। आई मिस इखोस। रात के सन्नाटे में उसकी ये दर्द भरी चीख गूंजती है, और लोग कहते हैं जो इसे सुन ले उसके लिए बहुत बुरा शगुन होता है। रोंगटे खड़े हो गए। ये कहानी सुनकर ही इतनी रियल और डिस्टर्बिंग लगती है। लेकिन क्या ये कहानी बस इतनी है? मतलब एक खूबसूरत औरत, एक बेवफा पति और गुस्से में उठाया गया एक भयानक कदम? या इसकी जड़ें, रूट्स और भी पुरानी है? डज इट गो डीपर इन मारिया? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसका जवाब है हाँ, शायद ये कहानी और भी पुरानी है। बहुत से स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ला लोरोना की कहानी का कनेक्शन प्री हिस्पैनिक टाइम से है। प्री हिस्पैनिक मतलब स्पेनिश लोगों के मेक्सिको आने से भी पहले? एग्जैक्टली। इसका कनेक्शन जोड़ा जाता है एस्टेक देवियों से। एस्टेक गॉडेसेस? वाओ। कौन सी देवी? दो नाम खास तौर पर लिए जाते हैं, सिहुआक्वाटल और कोटलिक्वे। सिहुआक्वाटल का मतलब है स्नेक वुमन। वो चाइल्ड बर्थ और फर्टिलिटी की देवी थी, लेकिन उनका एक डरावना रूप भी था। उनका संबंध बच्चों से भी था, कभी प्रोटेक्टर के रूप में तो कभी डिवावरर के रूप में। ओके, सिहुआक्वाटल। और इनका ला लोरोना से क्या लिंक है? देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है फ्लोरेंटीन कोडेक्स। इसे 16वीं सेंचुरी में एक फ्रांसिस्कन फ्रायर बर्नार्डिनो दे साहागुन ने एस्टेक एल्डर्स की मदद से कंपाइल किया था। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसमें स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट से ठीक पहले के 8 बुरे शगुनों का जिक्र है, और उनमें से एक ओमन ये था कि रात के वक्त मेक्सिको टेनोशॉट क्लान की सड़कों पर एक औरत रोती हुई घूमती थी और कहती थी, मेरे बच्चों, हमें भागना होगा, मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊं। क्या बात कर रहे हो? मतलब स्पेनिश हमले से पहले ही एक रोती हुई औरत का फिगर मौजूद था जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए रो रही थी। बिल्कुल, उसे आने वाले विनाश का, यानी स्पेनिश हमले और एज़टेक सभ्यता के खत्म होने का प्रतीक माना गया। तो थ्योरीज ये कहती हैं कि यही रोती हुई देवी का फिगर बाद में स्पेनिश इन्फ्लुएंस के तहत ला लोरोना के लेजेंड में बदल गया। तो ये पॉसिबल है कि स्पेनिश लोगों ने, जो ज्यादातर पेट्रियार्कल थे, इन पावरफुल इंडिजिनस फीमेल फिगर्स की कहानियों को लिया और उन्हें ट्विस्ट करके एक पापी औरत की कहानी बना दी जो उनके अपने क्रिश्चियन वैल्यूज और समाज के नियमों में फिट बैठे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है। देखो, स्पेनिश कल्चर पुरुष प्रधान था। उनके लिए एक ऐसी औरत जो पति के कंट्रोल से बाहर हो या अपने इमोशंस, खासकर गुस्से के कंट्रोल से बाहर हो, वो खतरनाक थी, फॉलन थी। तो हो सकता है उन्होंने सिहुआक्वाट जैसी कॉम्प्लेक्स देवी को सिंप्लीफाई करके मारिया जैसी फिगर बना दी, एक धोखा खाई हुई औरत जो जलन में पागल हो गई और उसने सबसे बड़ा पाप कर दिया। और इसीलिए शायद कई वर्जन्स में ला लोरोना एक इंडिजिनस महिला होती है जिसे एक यूरोपियन यानी स्पेनिश आदमी धोखा देता है। ये कॉलोनियल पावर डायनामिक्स दिखाता है। एग्जैक्टली। ये उस कल्चरल क्लैश और औपनिवेशिक शोषण, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन को भी रिफ्लेक्ट करता है। फैसिनेटिंग।
कैसे हिस्ट्री, मिथोलॉजी और लोक कथाएं आपस में गुंथी हुई हैं यहाँ। अच्छा, और क्या ये कहानी सिर्फ मेक्सिको तक ही सीमित है या इसके और भी रूप हैं दूसरी जगहों पर? नहीं नहीं, ये फिनोमेना पूरे लैटिन अमेरिका और यहाँ तक कि यूएस साउथ वेस्ट में भी फैला हुआ है। और हर जगह कहानी थोड़ी बदल जाती है, वहाँ का लोकल रंग ले लेती है। जैसे? फॉर एग्जाम्पल, ग्वाटेमाला में ला लोरोना को मरिया डे ला क्रूज कहते हैं। वहाँ की कहानी में वो एक अमीर शादीशुदा औरत है जिसका अफेयर होता है, और वो अपने नाजायज बच्चे को इसलिए डुबो देती है ताकि समाज में बदनामी ना हो, पति को पता ना चले। ओह, तो वहाँ मोटिव जलन नहीं बल्कि सोशल शेम से बचना है। ये तो अलग है। और कहीं? वेनेजुएला में कहानी बिल्कुल अलग है। वहाँ कहते हैं कि उसके बच्चों को किसी और ने मारा था, कुछ कहते हैं उसके अपने पिता ने ही। वो इस दुख में पागल होकर मर गई और अब एक बदले लेने वाली आत्मा की तरह भटकती है, बुरे लोगों को सजा देती है। अच्छा, और अमेरिका में? टेक्सास में वो वुमेन हॉलरिंग क्रीक नाम की जगह है, सुना है उसका भी कनेक्शन है? हाँ बिल्कुल है, वहाँ भी मिलती जुलती कहानियां हैं। एक वर्जन ये है कि एक औरत अपने बच्चों को हमलावर नेटिव से या फिर स्पेनिश सैनिकों से बचाने के लिए, उन्हें एक दर्दनाक मौत से बचाने के लिए खुद ही नदी में डुबो देती है, मर्सी किलिंग की तरह। ओह माय गॉड। और फिर बाद में अपराध बोध गिल्ट से वो खुद भी मर जाती है और उसी क्रीक के पास हॉन्ट करती है, रोती हुई या चीखती हुई, हॉलरिंग। तो यहाँ बच्चों को मारना गुस्से का नहीं बल्कि डेस्परेशन या प्यार का एक्ट बन गया। कितने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, बाप रे। और वो सैन एंटोनियो टेक्सास वाली डोंकी लेडी की कहानी, क्या वो भी ला लोरोना का ही एक वेरिएशन है? हाँ, उसे भी एक वेरिएशन माना जाता है, हालांकि ये काफी अलग है। उस कहानी में मारिया चर्च को अपना पहला बेटा देने का वादा तोड़ देती है। सजा के तौर पर या किसी हादसे में उसके घर में आग लगती है, बच्चे मर जाते हैं और उसका चेहरा इतना चल जाता है कि वो घोड़े या गधे, डोंकी जैसा दिखने लगता है, इसीलिए डोंकी लेडी। बहुत ही भयानक और डार्क वर्जन है ये। बाप रे, ऐसा लगता है जैसे वक्त के साथ कहानी और भी ज्यादा डार्क और डरावनी होती गई। जैसे 19वीं सदी की एक कविता में रोसालिया का जिक्र है, जिसे उसके जेलस पति ने मार दिया था। हाँ। और 1906 में थॉमस जेनवियर ने जो ला लोरोना का डिस्क्रिप्शन दिया, वो तो एकदम हॉरर मूवी वाला है। हाँ, जेनवियर ने लिखा कि ला लोरोना का चेहरा एक नंगी हंसती हुई खोपड़ी जैसा है, और उसकी सांस इतनी बर्फीली, इतनी ठंडी है कि अगर वो किसी को छू ले तो उसकी मौत हो जाती है। बाप रे। मतलब एक रोती हुई बेचारी औरत से वो एक जानलेवा डेमोनिक फिगर बन गई वक्त के साथ। एग्जैक्टली, द एवोल्यूशन ऑफ द लेजेंड। ये तो हुई पुरानी बातें, अलग अलग वर्जन्स। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि ला लोरोना आज भी जिंदा है ना? मतलब वो सिर्फ एक भूली बिसरी लोक कथा नहीं है, वो फिल्मों में है, आर्ट में है, लिटरेचर में है, और जैसा आपने शुरू में कहा था, प्रोटेस्ट्स में भी। एब्सोल्युटली, यही उसकी इंड्योरिंग पावर है। जैसे 2019 में ग्वाटेमाला की फिल्म आई थी ला योरोना, जिसे जेरो बुस्टमांते ने डायरेक्ट किया था। और ये कोई टिपिकल हॉलीवुड हॉरर फिल्म नहीं थी। कैसी थी फिर? पॉलिटिकल हॉरर कहा था आपने शायद। इसे पॉलिटिकल हॉरर या सोशल थ्रिलर कह सकते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड था ग्वाटेमाला का क्रूर सिविल वॉर, और उसमें हुआ मायन लोगों का नरसंहार, जेनोसाइड, जिसे साइलेंट हॉलोकॉस्ट भी कहते हैं। ओह, और कहानी एक रिटायर्ड आर्मी जनरल एनरिके मोंटेवर्दे के बारे में है, जो उस नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। उस पर केस चलता है, लेकिन वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर बरी हो जाता है। अच्छा, फिर ला लोरोना की आत्मा आती है, लेकिन मारिया बनकर नहीं, बल्कि उन हजारों मारे गए इंडिजिनस लोगों की सामूहिक पीड़ा, कलेक्टिव एंग्विश बनकर वो उस जनरल और उसके परिवार को हॉन्ट करती है, इंसाफ या बदला लेने के लिए। वाह, तो यहाँ ला लोरोना उन दबी हुई आवाजों का सिंबल बन गई, उन पीड़ितों की आवाज। प्रिसाइसली, फिल्म ने ला लोरोना मिथक का इस्तेमाल करके ग्वाटेमाला के दर्दनाक इतिहास, उसके सदमे, नस्लवाद, अपराधबोध और न्याय जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया। बहुत ही पावरफुल तरीका था ये लेजेंड को यूज करने का। ये तो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है, कहानी का ऐसा इस्तेमाल। और वो प्रोटेस्ट वाली बात मेक्सिको सिटी में, वो क्या था? हाँ, मार्च 2017 में मेक्सिको सिटी का जो मेन स्क्वायर है ज़ोकालो, वहाँ एक प्रोटेस्ट हुआ। नाम था प्रोसेशन ऑफ द 43 लोरोनास, यानी 43 ला लोरोनाओं का जुलूस। 43? ये नंबर क्यों? इसमें 43 औरतें एक स्पेनिश आर्टिस्ट जिल लव के निर्देशन में ला लोरोना की तरह सफ़ेद कपड़ों में भूतिया मेकअप के साथ चुपचाप एक जुलूस में निकली थीं। ये 43 का आंकड़ा उन 43 छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा था
जो आयोजिनपा रूरल टीचर्स कॉलेज के थे और सितंबर 2014 में इग्वाला शहर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। ओह, हाँ मुझे याद है ये केस। उनके साथ क्या हुआ था? पुलिस कस्टडी से गायब हुए थे ना? हाँ, पुलिस ने उन्हें डिटेन किया और फिर कहा जाता है कि उन्हें एक लोकल क्राइम गैंग को सौंप दिया गया, जिन्होंने उन्हें मारकर जला दिया। ये सरकार का ऐतिहासिक सच, हिस्टोरिक ट्रूथ वाला वर्जन था। लेकिन इस पे बहुत सवाल उठे। बहुत से लोग मानते हैं कि सरकार सच छिपा रही है, शायद सरकारी फोर्स ही शामिल थी। तो ये 43 औरतें लाल उरोना बनकर उन गायब छात्रों की माओं के दुख और सरकार के खिलाफ विरोध जता रही थीं। बिल्कुल, उनके मुंह पर टेप लगा था जिस पर 43 लिखा था, जो उनकी जबरन चुप्पी और सरकार की चुप्पी दोनों को दिखा रहा था। हाथों में उन छात्रों की फोटो वाली मोमबत्तियां थीं। वो खुद चुपचाप चल रही थीं, पर उनके पीछे चल रहे लोग नारे लगा रहे थे, वीवो सेलो जेवारन, वीवो स्लॉस केरेमोस। उन्हें जिंदा ले गए थे, हमें जिंदा ही वापस चाहिए। ये लाल उरोना को एक पॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करने का बहुत ही जबरदस्त उदाहरण था। ये तो बहुत बहुत पावरफुल है। लाल उरोना सिर्फ दुख नहीं बल्कि गुस्सा और इंसाफ की मांग की आवाज बन गई। इसे शायद रिटोरिकल हॉन्टिंग कहते हैं ना, जैसा कुछ सोर्सेज में था। सही कहा। रिटोरिकल हॉन्टिंग का कॉन्सेप्ट यही है, जहां मार्जिनलाइज कम्युनिटीज अपने दर्दनाक इतिहास को, उन अन्यायों को जो उन्हें हॉन्ट करते हैं, उन्हें लाल उरोना जैसे सिंबल्स या नैरेटिव्स के जरिए सामने लाते हैं। वो खुद हॉन्टर्स बन जाते हैं, उन ताकतों को चैलेंज करते हैं जो सच को दबाना चाहती हैं। और मेक्सिको के सोचिमिल्को में वो प्ले भी होता है ना, नाव पर। हाँ, लाल उरोना एन सोचिमिल्को हर साल होता है, नहरों में नावों ट्राजिनेरास पर। वो भी प्री हिस्पैनिक इतिहास को आज के सामाजिक अन्यायों से जोड़ता है। ये एक जीती जागती परंपरा है। तो लाल उरोना एक विक्टिम है, विलन है, दुख का प्रतीक है, प्रतिरोध का प्रतीक है, इतिहास की गूंज है। और अब तो यकीन करना मुश्किल है, पर लाल उरोना बार्बी डॉल भी बन गई है। हाँ, मटेल ने अपने डिया दे मुएर्टोस कलेक्शन में उसे शामिल किया है। कमाल है। ये दिखाता है कि कैसे वो अब पॉप कल्चर का भी हिस्सा बन गई है। डिजाइनर जेवी मियाबे ने उसे एक बहुत खूबसूरत, लगभग देवी जैसा लुक दिया है। सफेद लेस वाला गाउन, कंकाल जैसे हाथ, नीले बाल, फूलों का ताज। ये दिखाता है कि कैसे एक डरावनी फिगर एक कल्चरल आइकॉन, यहाँ तक कि आर्ट और फैशन का हिस्सा बन सकती है। तो आखिरी सवाल यही आता है मन में, क्यों इतनी सदियों से ये कहानी चली क्यों आ रही है? Why does La Llorona endure? क्या चीज इसे इतना टाइमलेस बनाती है? इसके कई कारण हैं। देखो, सबसे पहला और सबसे सीधा कारण तो है बच्चों को डराने और अनुशासित रखने के लिए एक कॉशनरी टेल। हाँ, जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं ना, भूत प्रेत की कहानियां बच्चों को सुनाते हैं, पानी से दूर रहो, रात में बाहर मत घूमो। एग्जैक्टली, वरना ला ल्योरोना आ जाएगी। ये डर बिठाने और बात मनवाने का एक तरीका है। ठीक है, और दूसरा, ये कहानी समाज के कोर वैल्यूज और डर को दर्शाती है। बेवफाई का नतीजा क्या होता है, बेकाबू गुस्से का अंजाम क्या होता है, माँ होने की जिम्मेदारियां और विफलताएं, खूबसूरती का घमंड, ये सब थीम्स हैं इसमें। और पुराने जमाने में शायद औरतों को काबू में रखने का भी एक तरीका था, ये पेट्रियार्कल सोसाइटीज में। हाँ, ये भी एक एंगल है। देखो, अगर तुम नियमों को तोड़ोगी, अगर तुम बुरी माँ या बुरी पत्नी बनोगी, तो तुम्हारा हश्र भी लाल उरोना जैसा होगा। एक तरह की सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म। लेकिन अब तो इसका फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन भी हो रहा है। उसे एक विक्टिम और रेजिस्टेंस के सिंबल की तरह भी देखा जा रहा है, खासकर चिकाना लेखिकाओं द्वारा। हाँ, बिल्कुल। पिछले कुछ दशकों में खास तौर पर नारीवादी, फेमिनिस्ट विद्वानों और कलाकारों ने लाल उरोना को रिक्लेम करने की कोशिश की है। उसे सिर्फ एक राक्षस या डायन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत के रूप में देखा है जो पुरुष प्रधान समाज के जुल्मों या औपनिवेशिक हिंसा का शिकार हुई। अच्छा। उसका रोना या उसका गुस्सा उस सिस्टम के खिलाफ एक विरोध है। जैसे जोसेफिना लोपेस का एक प्ले है अनकॉन्कर्ड स्पिरिट्स, उसमें ला ल्योरोना, जिसका नाम सोचील है, अपने बच्चों को स्पेनिश अत्याचार से बचाने के लिए मारती है। नफरत में नहीं, बल्कि एक डेस्परेट एक्ट ऑफ लव में। तो वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर बन जाती है, सिर्फ बुरी नहीं। बिल्कुल ऑपोजिट रीडिंग हो गई है, तो विक्टिम से सर्वाइवर या रेजिस्टर बना दिया। और साइकोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में? ये लोगों को इतनी असली क्यों लगती है? लोग सच में उसे देखने या सुनने का दावा क्यों करते हैं? साइकोलॉजिस्ट इसे कल्चरल हॉन्टिंग या कलेक्टिव मेमोरी का फिनोमिनन कह सकते हैं। ये कहानी कल्चर में इतनी गहरी बसी हुई है, बचपन से सुनते आए हैं कि ये हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। अच्छा,
और इसके एलिमेंट्स रोने की आवाज़, सफ़ेद कपड़े, पानी के पास दिखना, रात का समय, ये इतने स्पेसिफिक हैं कि हमारा दिमाग कई बार एम्बिगुअस चीज़ों को, जैसे अंधेरे में कोई परछाई या हवा की आवाज़, इस पैटर्न से मैच करने लगता है। इसे पैराइडोलिया कहते हैं, पता है? जैसे बादलों में चेहरे दिख जाना। हम पैटर्न्स ढूंढते हैं, खासकर जब डर या अनिश्चितता हो। और लोग सच में दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा या सुना है। आई विटनेस अकाउंट्स हैं इसके। अरे हाँ, सैकड़ों, शायद हजारों। इंटरनेट भरा पड़ा ऐसी वीडियोस और पर्सनल स्टोरी से। लोग कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने रात में नदी किनारे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी है, या सफ़ेद कपड़ों में किसी धुंधली आकृति को देखा है। कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, टेक्सास से लेकर मेक्सिको, ग्वाटेमाला तक ये दावे बहुत आम हैं। लेकिन क्या वो सच होते हैं या वहम? अब देखो, ये कहना मुश्किल है कि वो सच हैं या गलत पहचान है, मिस आइडेंटिफिकेशन, किसी और इंसान या जानवर को लालो रोना समझ लेना, या फिर मास हिस्टीरिया का नतीजा है। लेकिन ये दावे ही इस लेजेंड को जिंदा रखते हैं, उसे फ्यूल करते रहते हैं। ठीक है, तो मान लो, जस्ट हाइपोथेटिकली, कोई रात में अकेला किसी नदी किनारे है और उसे अचानक किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दे, तो मानने वालों के हिसाब से क्या करना चाहिए? व्हाट्स द प्रोटोकॉल? देखो, जो लोग मानते हैं वो चेतावनी देते हैं, उस आवाज़ के पीछे मत जाओ। नेवर इन्वेस्टिगेट द सोर्स। एक आम मान्यता ये भी है कि अगर आवाज़ पास लग रही है तो असल में वो दूर है, और अगर दूर लग रही है तो वो बहुत पास है। ये तुम्हें लुभाने की एक चाल है। अच्छा, और? उससे बात करने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर दिख जाए तो उसे एक्नॉलेज मत करो। ऐसा दिखाओ कि तुमने उसे देखा या सुना ही नहीं। बस चुपचाप निकल जाओ वहां से। हाँ, कहते हैं चुपचाप शांति से वहां से चले जाओ। शायद कोई प्रार्थना पढ़ लो या क्रॉस का साइन बना लो प्रोटेक्शन के लिए, और पीछे मुड़कर मत देखो। नेवर लुक बैक। ओके। ऑफ कोर्स सबसे सुरक्षित तरीका तो यही है कि रात में ऐसी सुनसान जगहों पर, पानी के पास, अकेले जाओ ही मत। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना? यस। कुछ लोग तो तावीज, प्रोटेक्टिव चार्म्स या क्रॉस भी पहनते हैं इसी डर से। अंत में शायद ये उतना जरूरी नहीं है कि वो असल में है या नहीं। ज्यादा जरूरी ये है कि उसकी कहानी, उसका कॉन्सेप्ट लोगों पर क्या असर डालता है। वो डर ही अपने आप में असली है। एग्जैक्टली। कहानी की ताकत, विश्वास की ताकत, वही लाल और रोना को असली बनाती है। कम से कम हमारे दिमाग में तो जरूर। तो ये थी लाल और रोना की कहानी। एक ऐसी कहानी जो डर, दुख, गुस्सा, प्यार, इतिहास, राजनीति और संस्कृति के ना जाने कितने धागों से बुनी हुई है। एक रोती हुई आत्मा, जो शायद सिर्फ एक लोक कथा नहीं बल्कि हमारे समाज का एक आईना भी है। मेक्सिको से लेकर अमेरिका तक सदियों से ये कहानी अपना रूप बदलती रही है, लेकिन इसका असर, इसका प्रभाव कम नहीं हुआ। क्या वो सच में है? क्या वो सिर्फ एक कहानी है जो हमने खुद को डराने या समझाने के लिए बनाई है? या वो उन अनगिनत आवाज़ों की चीख है जिन्हें इतिहास ने खामोश कर दिया? ये सवाल शायद हमेशा रहेंगे। हाँ, रात की हवा में उसकी उस चीख की तरह गूंजते रहेंगे। आए मिसी होस। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel, Phantom Dastan.